Assalamualaikum. वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 3 है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट तक कंप्लीट किए थे, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड पार्ट से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मीडिया प्रूफ हमें करना है यूजिंग द वेक्टर्स के मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो ट्राइंगल के मीडियंस होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये कि मीडियंस क्या होता है। तो ये अगर मैं आपको एक ट्राइंगल बना के दिखाऊं, लेट्स सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है जनाब। अच्छा, ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड जो है हमारा, उसका मिड पॉइंट देखें, ये अपोजिट साइड है। लेट्स सपोज ये मेरी ए बी और सी ट्राइंगल हो गया, ठीक है जनाब। अच्छा, इसके तीनों वर्टाइसेस हैं, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है और सी वर्टेक्स है। तीनों वर्टाइसेस आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, किसी भी वर्टेक्स के से हमारी एक लाइन सेगमेंट जाएगी, कहाँ जाएगी? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे। जैसे अगर आप देखें तो ए का अपोजिट साइड कौन है? बी सी है। तो इसका मिड पॉइंट ये वाला जो मैंने आपको यहाँ मार्क करके दिखाया है, तो यहां से लेकर हम यहां तक जो लाइन सेगमेंट बनाएंगे, इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। अच्छा, अब मीडियन ये सिर्फ हमने इस वर्टेक्स की बनाई है अपोजिट साइड की तरफ। इसी तरह से जो तीनों बाकी के दोनों वर्टेक्स हैं, इनकी भी मीडियन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो बी है, यहां से अपोजिट साइड लग रहा है ए सी, तो ए सी का जो मिड पॉइंट है ये मैं मार्क करती हूं और यहां से हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, तो ये कहलाएगा बी वर्टेक्स का मीडियन। इसी तरह जो सी वर्टेक्स है, इसका जो अपोजिट साइड है ए बी साइड, इसका भी मिड पॉइंट हमने मार्क किया और यहां से एक लाइन सेगमेंट बनाई और इस तरीके से ये जो है हमारा तीसरी मीडियन भी आ गई। अच्छा, ये तीनों मीडियंस हैं, आपको बहुत क्लियरली नजर भी आ रहा है कि ये तीनों मीडियंस जो हैं एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, जिसको हम कहते हैं इस चीज को हम कहते हैं कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट पे मिलना, एक पॉइंट पे मिलना, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, जो मीटिंग पॉइंट है इन तीनों लाइन सेगमेंट्स का, इसको हम कहते हैं जो मीडियन का सेंटर पॉइंट होता है, ये कहलाता है सेंट्रॉइड, ठीक है। मीडियन जिस पॉइंट पे तमाम की तमाम मीट करती हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, ठीक है जनाब। तो ये वाला वो पॉइंट है जो सेंट्रॉइड पॉइंट है। अच्छा, सेंट्रॉइड तो हो गया। एक और प्रॉपर्टी जो मीडियंस की है, आपको ये आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ रखी है कि जब भी मीडियन जो है आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब ज़ाहिर तीनों मीडियंस जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को और एक पॉइंट पे मीट भी कर रही हैं, तो ये जो डिवीजन हो रही है ना इस लाइन सेगमेंट की, लेट सपोज मैं अगर बात करूं सिर्फ इस वाली मीडियन की, तो इस वाली मीडियन में आपको पता है डिवीजन हो चुकी है। ये हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है, राइट। तो यहां से लेट सपोज हम इसको जी पॉइंट कह लेते हैं। सेंट्रॉइड को हमने जी कहा, ए से लेकर जी तक और जी से लेकर अगर हम अपोजिट साइड के जो पॉइंट्स हैं इनकी भी नेमिंग कर लेते हैं, तो ये वाला जो मिड पॉइंट है इस ए बी साइड का, इसको मैं कह लेती हूँ पी पॉइंट, ठीक है। इस वाले पॉइंट को कह लेती हूँ क्यू पॉइंट है, और इस वाले जो पॉइंट है हमारा, इस वाले पॉइंट को मैंने कहा आर, ठीक है। और जो सेंटर में है सेंट्रॉइड, उसको मैंने कहा जी, राइट। चलें, ये चीज तो क्लियर हो गई है। अच्छा, ए से लेकर जी तक और जी से लेकर क्यू तक, अब क्योंकि ये पूरी लाइन सेगमेंट है ए टू क्यू, ए क्यू लाइन सेगमेंट हमारी क्या हो गई है? जाहिर है डिवाइड हुई है, दो हिस्सों में डिवाइड हुई है। तो ए से लेकर जी तक और जी से लेकर क्यू तक जो डिवीजन है वो हमेशा याद रखिएगा, मीडियन की जो डिवीजन होती है ये 2:1 में होती है। ये आपने मैट्रिक क्लास में ये सीखा भी है वहां पे। तो इसका मतलब है ये समझ लें, इसकी जितनी भी लेंथ है, ये वाली लेंथ जो है डबल है, तो 2:1 में डिवाइड होता है। ऐसे ही यहां से देखें तो ये 2 और ये 1, यानी बी से लेकर जी तक का 2 रेशो और जी से लेकर आर तक का रेशो 1। ऐसे ही जरा ऊपर वाले वर्टेक्स से देखें तो सी से लेकर जी तक का जो रेशो है वो 2 कहलाएगा और जी से लेकर पी तक का रेशो है 1 कहलाएगा। यानी ऑलवेज जब भी मीडियन डिवाइड होता है तो वो किस रेशो में होता है? 2:1 में होता है किसी भी मीडियन की डिवीजन, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। चलें, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? आप ये प्रूफ करके दिखाएं कि ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं वो कॉन्करेंट हैं, यानी कि एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ये तीनों मीडियंस कौन से हैं यहाँ? ए क्यू, सी पी और बी आर, ये तीनों मीडियंस हैं और ये तीनों मीडियंस कॉन्करेंट है, यानी इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो एक सिंगल पॉइंट है जिसको मैंने जी का नाम दिया है यहाँ पे, और इसको हम सेंट्रॉइड भी कहते हैं।
अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये साथ साथ ये भी कह रहा है कि यूजिंग वेक्टर्स जो है हमें प्रूफ करके दिखाना है। यूजिंग वेक्टर्स का क्या मतलब होगा? अब हमने जो ट्राइंगल है तीनों साइड्स, इनको हमने वेक्टर कंसीडर करना है। तो लेट सपोज मैं A to B, इसको हम एक वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से हमारा दूसरा वेक्टर जाएगा B to C, और जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो A to C। इस तरह से हमने इन तीनों जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उनको हमने पहले वेक्टर्स बना लिया। ये ट्राइंगल जो रूल है हमारा वेक्टर्स का। अच्छा चलें, अब क्या करना है, अब हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो नेमिंग कर चुके हैं इसमें, तो लेट सपोज मैंने ये लिखा यहाँ पे, लेट द ट्राइंगल ABC, लेट द ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये हमने ABC ट्राइंगल लिया है विथ वर्टाइसेस, जिसके वर्टाइसेस कौन कौन से हैं? विथ वर्टाइसेस कैपिटल A, B एंड C। A, B और C तीनों इसके वर्टाइसेस हो गए। अच्छा, इन वर्टाइसेस के, क्योंकि हम वेक्टर्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो हर वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर भी होता है, तो इसके पोजीशन वेक्टर्स कौन से होंगे? हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, जो स्मॉल लेटर से हम लिखते हैं, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स A, B एंड C, ठीक है जनाब। तो ये तो हो गए तीनों पोजीशन वेक्टर्स। अच्छा, रिस्पेक्टिवली भी लिख लेते हैं क्योंकि आपको पता है ये इन ऑर्डर होता है, ABC के ऑर्डर के हिसाब से ही हमने पोजीशन वेक्टर्स भी दिए हैं। अच्छा, ये तो हमने बता दिए जो है पोजीशन वर्टाइसेस के बारे में। अब हमने बताना है कि जो हमारे मिड पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं तीनों साइड्स के, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मार्क किया, लेट P, Q एंड R be the midpoints, be the midpoints of, किस किस के मिड पॉइंट्स हैं? AB का, AB वेक्टर का, कॉमा BC का, एंड तीसरा AC का। ये तीनों के तीनों हो गए मिड पॉइंट्स तीनों वेक्टर्स के, जो हमने बता दिए। अच्छा, अब क्योंकि ये तीनों जो है मिड पॉइंट्स हैं, तो इन मिड पॉइंट्स के भी पोजीशन वेक्टर्स होंगे। अच्छा, तो उसको भी मेंशन करेंगे विथ पोजीशन वेक्टर्स, विथ पोजीशन वेक्टर्स। जाहिर है उन्हीं के स्मॉल लेटर से अब हमने इनके पोजीशन वेक्टर बनाने हैं, P वेक्टर, Q वेक्टर एंड R वेक्टर रिस्पेक्टिवली। राइट, चलें जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले P, Q और R के पोजीशन वेक्टर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनकी क्या वैल्यू बनती है। ठीक है, P वेक्टर क्योंकि मिड पॉइंट है A और B का, तो जाहिर है इसका जो पोजीशन वेक्टर भी बनेगा वो इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स जो हमारे वर्टाइसेस है इन दोनों के पोजीशन वेक्टर के एवरेज से ही आएगा। तो हम पहले निकालते हैं पोजीशन वेक्टर किसका? P का। द पोजीशन वेक्टर P इज इक्वल टू, ठीक है, P का हम पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं क्योंकि P जो है किसका मिड पॉइंट है? A और B का है, राइट। तो इसका जो मिड में यानी कि बिल्कुल सेंटर में, यानी इन दोनों का एवरेज पे आएगा। तो इसी तरह इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो भी इन दोनों वेक्टर वर्टाइसेस के ही पोजीशन वेक्टर के एवरेज से आएगा, यानी कि A प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया पोजीशन वेक्टर P का। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, बाकी Q और R का भी पोजीशन वेक्टर पहले से ही फाइंड कर लेना है। सिमिलरली द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ Q एंड R कौन कौन से होंगे? पहले Q का लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जरा Q को देखें, इधर Q किसके सेंटर में आ रहा है? B और C के। तो इसका मतलब है Q जो है, Q का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किसका? B का और C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का एवरेज होगा, यानी कि B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एंड अब देखते हैं R को। तो R का जो पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि आपको नजर आ रहा है R जो है किसके सेंटर में आ रहा है? A और C का मिड पॉइंट है। इसका मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर भी होगा वो A वेक्टर और C वेक्टर का ही एवरेज होगा। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब क्योंकि अब आपको मालूम पड़ गया है, मैंने आपको जैसे कि समझाया कि मीडियंस कौन से हैं यहाँ पे, A to Q और B to R, देन थर्ड वन इज C to
पी, ये तीनों हमारे मीडियंस हैं। अच्छा, पहले तो जरा इनको मीडियंस बता देते हैं, देन फिर हम क्या चेक करेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे कि ये जो मीडियंस का ये जो पॉइंट है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, क्या वो इस मीडियन का भी वही है जो इसका है, और जो इसका है क्या वो इसका भी है। इन शॉर्ट तीनों मीडियंस जो हैं एक ही जो है पॉइंट पे जाके डिवाइड हो रहे हैं, तो इससे पता चल जाएगा हमें कि जी हाँ, ये तमाम के तमाम तीनों मीडियंस डिवीजन इनकी जो हो रही है वो एक ही पॉइंट पे हो रही है, और उस एक पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। और इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो मीडियंस हैं ट्राइंगल के, ये कॉन्करेंट है, यानी ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक ही पॉइंट पे जाकर। बहुत आसान सा सिंपल सा एक थ्योरम है। तो जो है अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है निकालना है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप बताएं कि ये जो मीडियंस हैं कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास मीडियंस हैं, फिर इनका डिवीजन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन वेक्टर, इनकी जो डिवीजन जहां जहां हो रही है वहां पे। तो सबसे पहले हम बताते हैं मीडियंस। तो मीडियंस इसके कौन कौन से हैं, द मीडियंस आर कौन कौन से मीडियंस हैं, ए क्यू, ठीक है, और बी से कहां जा रहा है, आर पे, बी आर एंड सी पी, देखें, ठीक है जनाब, सी से लेकर पी पर ये मीडियंस चले गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन जो है पूरे जो मीडियंस हैं जो जिस पॉइंट पे ये डिवाइड हो रहे हैं, इनके पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज भी मेंशन कर दें कि जो ये हमें मालूम है कि ये जो सेंट्रॉइड होता है, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है, ये हर मीडियन को डिवाइड करता है किसमें, 2:1 में। जैसा कि मैंने अभी आपको ये वाली बात बताई थी, ये याद रखनी है आपने, ठीक है, क्योंकि इस चीज का जो है आपने मैट्रिक में भी इसको प्रूफ किया हुआ है ऑलरेडी। तो मीडियन हमेशा डिवाइड होता है किस रेशो में, 2:1 में। तो सिंस वी नो दैट सेंट्रॉइड, जिसको मैंने जी कहा, ठीक है, अच्छा सेंट्रॉइड जी, अच्छा जी जो है किसको बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ये जो तीनों मीडियंस जिस पे मिल रही हैं, जो कि असल में हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। सिंस वी नो दैट सेंट्रॉइड जी, अच्छा ये जो सेंट्रॉइड है किसका है, सेंट्रॉइड है ऑफ कोर्स मीडियंस का है, ऑफ मीडियंस divides each median in 2:1, ऐसा ही है जो मैंने अभी आपको बात समझाई थी। अच्छा, अब जरा हम कैलकुलेट करते हैं पोजीशन वेक्टर इन तमाम जो है अपने मीडियंस के जो डिवीजन हो रही है जिस पॉइंट पे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट। अच्छा, ये देखें जरा आप कि ये जो पॉइंट है, जी पॉइंट है, जो मैंने आपको फिगर में बना के दिखाया, और आपने देखा कि जी हाँ, तीनों की तीनों जो मीडियंस हैं ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये तो मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको, लेकिन अब हमें क्योंकि ये वेक्टर्स के थ्रू इसको प्रूफ भी करके दिखाना है, तो अब अभी हम इसको जी को एक जी नहीं बोलते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि ए टू क्यू जो है ये अलग पॉइंट है जी, और बी टू आर एक और दूसरा पॉइंट आएगा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जी डबल डैश, और जो सी टू पी है ये एक और तीसरा पॉइंट आएगा, जी ट्रिपल डैश, समझ रहे हैं, यानी जी डैश, जी डबल डैश, जी ट्रिपल डैश। हम इसको फिलहाल अभी तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाएंगे। जब हम देखेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही वैल्यू लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही हैं। दैट मीन्स ये साबित हो जाएगा कि जी हाँ, ये जो तीनों मीडियंस हैं ये कॉन्करेंट हो रही है, यानी कि जिस पॉइंट से ये डिवाइड हो रही है वो सेम ही पॉइंट है इनका। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहले मैं कर रही हूँ ए क्यू का, ये जो ए क्यू मीडियन है ये जिस पॉइंट पे भी डिवाइड हो रही है उसको मैं जी डैश बोल रही हूँ, ठीक है। तो हम पहले फाइंड कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर, आई एम राइटिंग हियर नंबर 1, क्योंकि हम तीनों के कैलकुलेट करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, अच्छा पॉइंट मैंने जैसा कि कहा, मैं अभी जी नहीं बोलूंगी बल्कि जी डैश, जी डबल डैश, जी ट्रिपल डैश, क्योंकि हर मीडियन जो है अलग अलग है। तो इसीलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जी डैश ऑफ मीडियन कौन सी वाली अभी हमने ली है, अभी आपको जैसा कि मैंने कहा मैं पहले ले रही हूँ ए क्यू से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ऑफ मीडियन ए क्यू इज,
ठीक है जनाब। तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। देखिए अभी आपको मैं एक चीज पहले जरा एक फॉर्मूला थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाती चलूं। पोजीशन वेक्टर जब हम फाइंड करते हैं तो वो कैसे फाइंड करते हैं, आर जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। एम और एन इसमें क्या होता है आपको पता है, वो जो डिवीजन हो रही होती है जिस रेशो पे, जैसे अभी हम देखें तो एम और एन हमारे क्या होंगे, 2 और 1 होंगे। ये हमारा डिवीजन का रेशो है हर मीडियन का। और जो लाइन डिवाइड हो रही होती है, लेट्स सपोज हमारी ए बी अगर लाइन है वो डिवाइड हो रही है, तो पहले बी यानी कि दूसरे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले रखा जाता है और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी ए बाद में रखा जाता है। तो इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा। अभी हम फाइंड कर रहे हैं ए क्यू का, तो हमारा क्यू पॉइंट दूसरा पॉइंट काउंट होगा और ए पॉइंट पहला होगा। समझ में आ रही है? चलें पोजीशन वेक्टर हम निकालते हैं। तो ये जनाब मैं पोजीशन वेक्टर निकालने लगी हूँ। लेट्स सी हियर। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और क्योंकि ये जी डैश का पोजीशन वेक्टर है तो इसी को स्मॉल लेटर से लिख लेते हैं, जी डैश का पोजीशन वेक्टर। समझ रहे हैं? चलें फॉर्मूला ये चीज है, ध्यान में रखिएगा। एम जो है, मैंने क्या अभी आपसे क्या कहा, एम हमारा है 2 और एन हमारा है 1। ये एम रेशो एन है हमारा। तो एम बी एम में क्या रखना है, हमने 2 रख लिया। अच्छा बी पे क्या रखना है, देखें हमारा यहाँ पे बी पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, क्यू है। तो 2 क्यू वेक्टर प्लस एन क्या है हमारा, देखें इधर एन जो दूसरा वाला रेशो का नंबर है वो 1 है, तो 1 और ए मतलब पहला वेक्टर, यहाँ पे भी हमारा जो पहला वेक्टर है वो ए ही है, तो ए वेक्टर लिख दिया डिवाइडेड बाय एम प्लस एन यानी के 2 प्लस 1। समझ में आ गई बात? अच्छा इसको देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। लेट्स सी, क्योंकि हमारे पास इसकी ऊपर वैल्यू मौजूद है। जरा ऊपर देखें, क्यू वेक्टर अभी हमने निकाला था, क्या वैल्यू निकाली है इसकी, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जरा सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1a, सिंपल जो है a ही होगा, a वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। अच्छा ये देखें 2 से 2 कैंसिल, सो इन शॉर्ट हमारे पास आ गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। ओके जनाब, ये जो पोजीशन वेक्टर आया है बेटा, ये किसका आया है, आप देख लें अच्छी तरह दोबारा से कि जो ए क्यू हमारा मीडियन था उसकी डिवीजन जिस पॉइंट से हो रही है उसको मैंने जी डैश बोला है, और जी डैश का ये पोजीशन वेक्टर आया है। ठीक है जनाब, अभी इसी पैटर्न पे हमें बाकी के दोनों मीडियन जो हैं, जो यानी कि बी आर और सी पी, इनकी भी डिवीजन जिस पॉइंट पे हो रही है उसका भी पोजीशन वेक्टर अभी निकालना है। चलें निकालते हैं। सबसे पहले सेकंड वन, मैं सेकंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, अब कौन सा पॉइंट होगा, जी डबल डैश बोलते हैं अब हम इसको। ठीक है जनाब, जी डबल डैश। अभी हमने जी किसी को नहीं कहा, अभी हम ये देखेंगे बाद में कि जी डैश, जी डबल डैश और तीसरा वाला जो जी ट्रिपल डैश होगा वो सब सेम ही आने वाले हैं, तो हम उसको एक जी नाम दे देंगे बाद में जाके, लेकिन वो जब हम देखेंगे कि जी हाँ आ गए हैं सेम। अभी तो फिलहाल अभी हमें पता ही नहीं है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जी डबल डैश ऑफ मीडियन, कौन सी वाली मीडियन, अब हमारी दूसरी मीडियन मैंने उठाई है यहाँ पे, जो कि है फिगर में आप ये देखें बी आर ये पॉइंट। ठीक है, ये वाली मीडियन की मैं अब कैलकुलेशन कर रही हूँ। तो बी आर मीडियन बी आर इज, चलें इसको भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी आपको मैंने बताया, जी डबल डैश है ना, तो अब हम जी डबल डैश का ही पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो एम हमारा वही है 2। अच्छा इधर देखें, b का मतलब है दूसरा वाला पॉइंट लेना है, b दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा है, r है यहाँ पे, तो r वेक्टर लेंगे हम। ठीक है, प्लस n जो है हमारा वही 1 है, 1 a मतलब पहला वेक्टर इस वक्त करंट सिचुएशन में पहला वेक्टर कौन है, b है, तो b वेक्टर लिख लिया डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। ठीक है जनाब, तो अब हम इसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर आर जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इसको भी कैलकुलेट किया था। जरा इधर देखें, ये रही वैल्यू इसकी क्या है, ए प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो आर पोजीशन वेक्टर जो है इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ गया है, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 बी, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ओनली बी डिवाइडेड बाय 3।
2 से 2 कैंसिल हुआ और यहाँ भी वही चीज आप देख रहे हैं क्या आ रही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। चलें जनाब, ये तीसरा भी आ गया है। अब बारी है अपने तीसरे मीडियन की। कौन सा तीसरा मीडियन है? सी वाला वर्टेक्स जो है, इसका मीडियन सी से लेकर पी तक। तो अब इस तीसरे मीडियन का भी पोजीशन वेक्टर निकालते हैं डिवीजन का। थर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे? जी ट्रिपल डैश। तीसरा पॉइंट है ना हमारा, ये जी ट्रिपल डैश कह देते हैं। ऑफ मीडियन कौन सी थी? अभी मैंने आपको दिखाया सी पी है। ये देखें दोबारा से एक बार और, सी पी, ये जो है हमारी मीडियन है तीसरी, सी पी इज। चले जनाब, इसका भी जो है अब हम निकालते हैं क्या वैल्यू बनती है पोजीशन वेक्टर की। क्योंकि ये ट्रिपल डैश है तो हम इसको लिखेंगे जी ट्रिपल डैश वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा रेशो वही है 2:1 डिवीजन है, तो 2 पहले दूसरा वेक्टर लिखेंगे। दूसरा वेक्टर यहाँ कौन है? पी वेक्टर है, तो 2 पी वेक्टर प्लस 1, और पहला वेक्टर कौन है? सी वेक्टर है, तो ये सी वेक्टर आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 + 1 यानी कि m + n। चलें अब जरा इसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने पी वेक्टर जो है हमारा पोजीशन वेक्टर, इसकी वैल्यू भी निकाली थी। देखें पी वेक्टर की क्या पोजीशन वेक्टर की क्या वैल्यू थी? a + b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1c, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ओनली c, डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। चलें 2 से 2 कैंसिल हुआ एंड यहाँ भी हमें मिल गया वही सेम, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। चलें ये देखें भाई, तीनों के तीनों ही जो मीडियंस हैं ये एक ही पॉइंट पर डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि जो डिवीजन है उनके पोजीशन वेक्टर्स सेम आ गए। इसका मतलब है इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी सेम है। तो अब हम फाइनल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सिंस द डिवीजन ऑफ ईच मीडियन कौन कौन सी थी हमारे पास इस वक्त करंट सिनेरियो में? कौन कौन सी थी? ए क्यू, बी आर और सी पी, तीनों मीडियंस जो है हमारी। सिंस द डिवीजन ऑफ ईच मीडियन, मेंशन करते हैं ए क्यू, बी आर एंड सी पी आर intersecting at the same point, कौन से पॉइंट? हमारा जो जी डैश था वो भी सेम आया जी डबल डैश के, और वो भी सेम आया जी ट्रिपल डैश के। तो इसको हम एक नया नाम दे देते हैं जी पॉइंट, ठीक है। सेम पॉइंट पर ही जो है इंटरसेक्ट हुई है तीनों के तीनों मीडियंस, ठीक है, और जिनके पोजीशन वेक्टर्स भी सेम है, हैविंग सेम पोजीशन वेक्टर्स, और इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो भी बता दें कि सेम कैसे आए थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, यही आया था, ठीक है। सब तीनों के पोजीशन वेक्टर्स भी सेम है। इट मीन्स दिस शोज दैट मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ठीक है जनाब। तो ये इस तरह से आपने इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट किया है। अब इसी तरह से बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है और थोड़े से लॉजिकल हैं, बस बाकी कुछ नहीं है, आसान है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट वही हम वेक्टर्स का ही और पोजीशन वेक्टर्स का ही यूज कर रहे हैं। तो अब हम इसका पार्ट 4 लिख लेते हैं। चलिए जनाब, पार्ट 4 अच्छा, इसको भी वही वेक्टर्स के जरिए ही हमें प्रूव करना है, यूजिंग वेक्टर्स हमें ये प्रूव करके दिखाना है। द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टाइसेस। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये साबित करके दिखाएं हम वेक्टर्स के जरिए से कि हाइपोटेन्यूस किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। ऑफ कोर्स आपको मालूम भी है ये बात कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही बनता है। तो ऐसा करते हैं, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ए, बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये जो सी मैंने पॉइंट बनाया है 90 डिग्री पर, मतलब ये जो है बनाया है एंगल 90 डिग्री के एंगल पे बनाया है, ये वाला वर्टेक्स, इसके
अपोजिट साइड पर आपको मालूम है ये वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, एंड दिस वन हम कहते हैं इसको बेस। ये हमें पता है ना। चलें अब क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। तो ये रहा जी मिड पॉइंट, मैंने बीच में एक मार्क किया है, इसको मैं एम पॉइंट कह देती हूँ। ये मैंने इस हाइपोटेनियस के बिल्कुल सेंटर में मार्क किया है मिड पॉइंट। किसका है? हाइपोटेनियस का। मिड पॉइंट हाइपोटेनियस का, राइट एंगल ट्राइंगल का। क्या करना है? हमें साबित करके दिखाना है कि इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टाइसेस, यानी अपने दोनों वर्टाइसेस से एक ही मतलब इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है, यानी कि एम से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड वेक्टर की सूरत में हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसको, तो एम से लेकर बी तक का जो मैग्नीट्यूड है वो एम से लेकर ए तक जो मैग्नीट्यूड है उस के बराबर आना चाहिए, उस वेक्टर के बराबर आना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि वेक्टर्स के जरिए से हमें ये चीज प्रूफ करके दिखानी है। चलें अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपके सामने फिगर मैंने बना ही दी है, तो हमने यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है। तो हम पहले बताएंगे, लेट द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, लेट ABC be the right angled triangle, जिसमें जरूरी यह है कि आप बताएं लाजमी आपका राइट एंगल कहां, किस पॉइंट पे आया? सी पर। हैविंग राइट एंगल एट सी। ठीक है, ये तो मैंने ABC ट्राइंगल बता दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल मैंने सी पे बनाया। अच्छा, अब ये जो ABCs हैं पॉइंट, अगर हम इनको वेक्टर्स की सूरत में देखें तो लेट्स सपोज A to C, C to B और A to C, ये तीनों वेक्टर्स हो गए। अब इन वेक्टर्स के ऑफ कोर्स पोजीशन वेक्टर्स भी बनेंगे, तो इनके पोजीशन वेक्टर बताते हैं। देयर पोजीशन वेक्टर्स आर, देयर पोजीशन वेक्टर्स आर A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर, यानी ABC जो पॉइंट हैं तीनों के पोजीशन वेक्टर्स भी होंगे, हर पॉइंट के A, B और C वेक्टर्स। अच्छा, ये तो बता दिया। अब हमने क्या किया, अब हमने M पॉइंट लिया है, बिल्कुल जो कि मिड पॉइंट लिया है हमने इस हाइपोटेनियस AB का। तो हम लिखते हैं टेक M एज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस कौन सी है हमारी इस करंट फिगर में? AB जो हमारी हाइपोटेनियस है, इसको हमने, इसका मिड पॉइंट हमने लिया है M। एक मिनट जी जनाब। सो हमने ले लिया टेक M एज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस कौन सी हमने अभी देखी? AB है हमारी। ठीक है, ये AB वेक्टर जो है हमारा, इसको हमने हाइपोटेनियस बोला है और उसका M जो है मिड पॉइंट हमने बना लिया है। अच्छा, M का भी ऑफ कोर्स आपको मालूम है ये जो मिड पॉइंट है, तो इस M का भी इस पॉइंट का भी यानी कि पोजीशन वेक्टर होगा। तो इसका मतलब हैविंग, साथ साथ इसका पोजीशन वेक्टर भी बताएं, हैविंग पोजीशन वेक्टर निकालें। इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? M ऑफ कोर्स हम स्मॉल m कहेंगे। स्मॉल m जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज जो स्मॉल m है वो क्या होगा, यानी कि स्मॉल m वेक्टर कैसे निकलेगा? क्योंकि ये A और B का मिड है, तो इसका मतलब है उसके सेंटर में है, तो उसका एवरेज ही आएगा, यानी A प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गई बात? चलें, M पॉइंट का भी हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि M to B डिस्टेंस और M to A डिस्टेंस, वेक्टर की जबान में बात करें तो मैग्नीट्यूड, ये हमारा सेम है, यानी कि ये इक्वल डिस्टेंट है, सेम डिस्टेंस पे आ रहे हैं। ठीक है, यानी इनके मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं। तो वी हैव टू प्रूव हियर, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करके दिखाना है हमने? प्रूफ दैट जो MA वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा MB वेक्टर के। बात समझ में आ गई? M से लेकर A तक का डिस्टेंस, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर की जबान में डिस्टेंस। तो M to A और M to B जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी इन दोनों के मैग्नीट्यूड आने चाहिए जी सेम। तो सिंपल सी बात है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? देखें इधर, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं MA को, MA वेक्टर को के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जनाब, तो देखें
m जो वेक्टर m टू a है, तो ऑफकोर्स माइनस हम कैसे करते हैं, a से m में ऐसे ही करते हैं माइनस, तो a से m को माइनस करवा देंगे, तो a पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, ऑफकोर्स उसका पोजीशन वेक्टर a ही है, माइनस जो m है उसका पोजीशन वेक्टर m है, ऐसा ही है। चलें इनकी वैल्यूज को जरा सब्स्टिट्यूट कर दें, a वेक्टर तो a ही रहेगा, लेकिन m की अभी हमने ऊपर वैल्यू पोजीशन वेक्टर की निकाली थी, a प्लस m डिवाइडेड बाय 2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब ये है कि अब हम एलसीएम लेते हैं, तो ये एलसीएम क्या आएगा, ये एलसीएम ऑफ कोर्स 2 इसका एलसीएम आएगा, तो 2a, अच्छा ये माइनस है ना, तो माइनस के साइन से इस ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस का a हो जाएगा और माइनस का ही b हो जाएगा, तो माइनस का a और माइनस का b, ठीक है। अच्छा वेक्टर की सिंबल ये साइन जरूर लगाएं जी, 2a माइनस a ये क्या हो जाएगा a, तो यहीं पर लिख लेती हूं मैं a माइनस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कैलकुलेट करने की भले जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम m टू b दिखाएंगे, वो भी यही चीज आएगी, तो ऑफकोर्स इससे साबित हो रहा है कि जी जनाब दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। चलें ये तो हो गया m टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, चलें ये हो गया। अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2, ओके। चलें आ जाए, अब हम m टू b कैलकुलेट करते हैं, ये m टू a डिस्टेंस हो चुका है कैलकुलेट, अब m टू b की बारी है, ठीक है। तो अब लिखते हैं नाउ m टू b, ठीक है। तो m टू b वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा, ऑफ कोर्स फाइनल में से इनिशियल पॉइंट माइनस करना है, यानी b में से m को माइनस करना है, b वेक्टर माइनस m वेक्टर, राइट। चलें b वेक्टर ऑफ कोर्स यही रहेगा, लेकिन m वेक्टर की हमारे पास वैल्यू थी, क्या थी, a प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, तो वापस से लिख लेते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ऑफ कोर्स अब क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, चलें एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, 2 एलसीएम आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b से, 2b वेक्टर माइनस a वेक्टर और माइनस b वेक्टर, ये माइनस की साइन से यही ब्रैकेट वापस खुलेगा, तो माइनस का a हो जाएगा और माइनस का ही b हो जाएगा, तो माइनस का a वेक्टर माइनस का b वेक्टर, ये आ गया। चलें माइनस करवाते हैं, 2b में से b माइनस हो जाएगा वेक्टर, तो जस्ट b बचेगा और ये माइनस का a वेक्टर, तो हम लिख लेते हैं इसको, सॉरी क्या लिखेंगे हम, b वेक्टर जो बच रहा है, पहले 2b में से b माइनस करवाया, b माइनस a वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। चलें अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड में आपको ये चीज मालूम है, देखें ये चीज आपको मालूम है, हम लिख सकते हैं माइनस का 2 मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये डिस्टेंस को शो कर रहा होता है, ऑफ कोर्स बराबर होता है 2 मैग्नीट्यूड के, ये आपको पता है ना, माइनस की, तो माइनस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसी वजह से हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम इसका माइनस कॉमन ले लें बाहर, लेट्स सी हियर, अगर मैं इसका यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लूँ, माइनस कॉमन निकाल लूंगी तो a पॉजिटिव हो जाएगा, b नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा ही है, a पॉजिटिव हो जाएगा और b नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये मैग्नीट्यूड का साइन बंद कर लिया। चलें अच्छा अब जैसा कि मैंने कहा माइनस भी प्लस के बराबर होता है मैग्नीट्यूड के सेंस में, क्योंकि ये डिस्टेंस मेजर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस माइनस के साइन को पॉजिटिव कर सकती हूँ और ये मैं जस्ट लिख सकती हूँ a वेक्टर माइनस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, और जिसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड से ये 2 बाहर आ सकता है। अच्छा ये तो आ गया, अब जरा ऊपर देखें, इधर ये रहा आपका एम ए का डिस्टेंस और ये रहा आपका एम बी का डिस्टेंस, दोनों आपको नजर आ रहे हैं क्लियरली कि सेम मैग्नीट्यूड आया, दैट मीन्स के आपका जो पॉइंट था m वो सेम ही डिस्टेंस पर है a से और b से, ठीक है। तो हम फाइनल स्टेटमेंट दे देते हैं, since the distance of midpoint कौन सा था हमारा m, और किसका मिड पॉइंट है, ये हाइपोटेनियस का, और हाइपोटेनियस का इस वक्त जो हमारा नाम था फिगर में वो क्या था, देखें हाइपोटेनियस हमारी थी ए बी, राइट। तो सिंस द डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट m of hypotenuse AB is same from M to A and M to B, दोनों डिस्टेंस सेम आए हैं, दिस शोज
दैट, जो आपका स्टेटमेंट था, अब आप जरा क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे आ जाएं। दिस शोज दैट एम इज एट इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टाइसेस या एंड पॉइंट्स जो ए बी थे, ठीक है। सो दिस शोज दैट एम इज एट इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टाइसेस, यानी कि जो आपका क्वेश्चन था ना, अब आपने उसी की ज़बान में बात की है लास्टली, और ये आपने प्रूफ करके दिखा दिया बाय यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है जनाब। तो इस तरह ये हमारा 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 13, गिवन दैट द पॉइंट्स, यहाँ हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी को रिस्पेक्टिवली। शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रैपेजियम, यानी ये जो 4 जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, हमें ये साबित करके दिखाना है कि ए बी सी डी जो है ट्रैपेजियम बनेगा। अच्छा, अब सवाल ये है व्हाट इज ट्रैपेजियम। देखें, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ट्रैपेजियम एक्चुअली कहते हैं, एक्चुअली ये क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड फिगर है। तो 4 साइडेड फिगर, लेकिन जिसके एक साइड तो हमारे पैरेलल होगा, यानी एक अपोजिट साइड्स जो है ये, बल्कि दो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के सामने के जो हैं साइड्स, ये पैरेलल हैं, ये 2 मैंने पैरेलल लाइंस बनाई हैं, लेकिन बाकी के जो दूसरे अपोजिट साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इस शेप को हम कहते हैं ट्रैपेजियम। अब जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है आपको पता है, दोनों ही साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, अपर वन और मतलब राइट टू लेफ्ट और अपर वन एंड द लोअर वन, दोनों अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ट्रैपेजियम में सिर्फ और सिर्फ एक पैरेलल होगा अपोजिट साइड्स, और बाकी के दोनों जो हैं पैरेलल नहीं होते, नॉन पैरेलल होते हैं, सिंपल। तो अब सवाल ये है, ए बी सी डी हमारे पास एक ट्रैपेजियम है, ए बी सी डी, ठीक है। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में बना लेते हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और दिस वन ए टू डी, ठीक है। चलें, ये तो हो गया। जो है एक आइडियल मैंने एक फिगर बनाई है जिसमें ए पॉइंट हमारा दिया हुआ है 1,1। इसको मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बना रही, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ ये साबित करने का है बाय यूजिंग द वेक्टर्स के ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये ट्रैपेजियम के पॉइंट्स हैं। तो ग्राफ पेपर पे भले एग्जैक्ट ना बनाए, एक आइडियल फिगर बना लेते हैं। तो बी जो पॉइंट है वो क्या है 5,4, सी पॉइंट 8,9 और जो डी पॉइंट है हमारा वो है 0,3, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब हमें ये शो करके दिखाना है कि ट्रैपेजियम है। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया, ट्रैपेजियम की क्या जो प्रॉपर्टीज हैं कि इसकी अपोजिट साइड जो है पैरेलल होती है और दूसरी अपोजिट साइड जो है नॉन पैरेलल। तो आपने वेक्टर्स के थ्रू ये साबित करके दिखाना है कि जो इसकी एक अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल हैं और दोनों बाकी की दूसरी नॉन पैरेलल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी सी डी इज अ ट्रैपेजियम, बल्कि ये सब बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें तो हमें खुद ही जो है बताया हुआ है। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, हम पहले वेक्टर ए बी को कैलकुलेट करते हैं, ए टू बी, ठीक है। अच्छा, ए टू बी, और क्योंकि दूसरा वाला हमें पैरेलल दिखाना है तो इसको हम डी टू सी करते हैं, इसकी डायरेक्शन इस तरह कर लेते हैं, डी टू सी, क्योंकि हम कह रहे हैं पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं, इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब जो है ये हमारी ए टू बी और डी टू सी पैरेलल हमें दिखानी है, तो इनकी डायरेक्शन भी हम सेम ही कर लेते हैं। तो ये हमारा ए टू बी और डी टू सी हो जाएगा, जो हम देखेंगे ये पैरेलल है या नहीं है, यहाँ साबित करेंगे। तो ए टू बी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, बी वेक्टर में से बी पॉइंट में से ए पॉइंट को ऑफकोर्स माइनस करवा के करते हैं। तो बी पॉइंट हमारा क्या है, ये रहा बी पॉइंट 5,4 माइनस, और जो ए पॉइंट है 1,1। तो ये माइनस करवा के 5 में से 1 4 एंड 4 में से 1 माइनस हुआ 3। तो ये ए बी जो वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है 4,3। इसी तरह अब हम जरा डी सी चेक कर लेते हैं, जो उसकी अपोजिट साइड आ रही है डी सी को, ठीक है। तो ये जनाब मैंने चेक किया डी सी वेक्टर। डी सी जब निकालेंगे तो ऑफकोर्स सी में से डी पॉइंट माइनस होगा, सी माइनस डी होगा। तो सी पॉइंट हम रखते हैं पहले 8,9, ठीक है, माइनस, और डी पॉइंट रखते हैं 0,3। चलें माइनस करवाते हैं, 8 माइनस 0 ही रहे, 8 रहेगा, और 9 माइनस 3 6। अच्छा, ये देखें क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं? जी जनाब, ये पैरेलल हैं। देखें कैसे पता चल रहा है, 8 और 6 दोनों में से मैं अगर इसमें से कॉमन निकाल लूँ, इसका जो डिवाइजर है 2 है, तो 2 4 8 और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। दोनों के मैंने 2 बाहर निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखें ये भी 2 टाइम्स 4,3 है और ये 4,3 था, यानी ए बी जो है वेक्टर
वो किसके बराबर आया, 2 टाइम्स किसके, हम बात कर रहे थे ए बी वैक्टर्स जो है वो डी सी के बराबर तो नहीं आया, लेकिन हाँ डी सी जो है 2 टाइम्स आया ए बी के। बल्कि इसको मैं करूं, 1 मिनट, इसको लिखते हैं, डी सी जो वैक्टर है वो आया है हमारे पास 2 टाइम्स किसके, ये 4,3 हमारे ए बी वैक्टर की वैल्यू थी ए बी के। ये आपको बता रहा है कि जी जनाब डी सी और ए बी एक दूसरे के पैरेलल है, यानी जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो तो इसका मतलब है वो उसका पैरेलल वेक्टर कहलाता है। तो दिस शोज डी सी एंड ए बी एंड डी सी आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो ये 2 वेक्टर्स तो आपने दिखा दिए पैरेलल है। मैं फिर रिपीट कर रही हूं, पैरेलल का मतलब ये होता है एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल आ जाए, यानी आप देख रहे हैं ए बी की जो ए बी वेक्टर की जो वैल्यू है 2 एक स्केलर नंबर है, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर, इससे मल्टीप्लाई करवा के आ रही है, तो डी सी जो है ए बी से आ सकता है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करवा के, यानी ये स्केलर अगर इसको मल्टीप्लाई करे वेक्टर को तो दूसरा वेक्टर बन रहा है, यानी ये सेम जो है पैरेलल वेक्टर्स ही हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब बाकी के दोनों साइड्स भी देख लें, तो ए बी कौन कौन सी दोनों साइड्स हैं, बी सी है और एक ए डी है, बी सी और ए डी। अब जरा इनको भी देख लेते हैं। अच्छा, पहले तो अभी मैंने इस वक्त साइंस इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम रखी है, ए से लेकर डी और बी से लेकर सी। क्या ये पैरेलल आती हैं, नहीं आती हैं? नाउ अब हम चेक कर रहे हैं पहले बी सी को, बी सी चेक करेंगे तो ऑफ कोर्स कैसे करेंगे, सी में से बी को माइनस करवाएंगे, सी माइनस बी। चलें, सी का पॉइंट क्या है 8,9 माइनस बी का पॉइंट क्या है 5,4, माइनस करवाते हैं, 8 - 5 3, 9 - 4 5, ये आ गया बी सी वैक्टर। अब देखते हैं ए डी क्या देता है, तो ए डी वैक्टर को भी कैलकुलेट करते हैं। ए डी वैक्टर जब हम करेंगे तो ऑफकोर्स डी में से ए माइनस होगा, डी माइनस ए। डी वैक्टर की क्या वैल्यू है 0,3, डी पॉइंट की 0,3 माइनस, और ए पॉइंट जो है वो क्या है 1,1। चले माइनस करवाते हैं, 0 - 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, कॉमा, और 3 - 1 क्या आएगा 2 आ जाएगा। कहीं किसी भी तरह से ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता मैं किसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाए, या इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर वाला आप वेक्टर बना सकें। बिल्कुल एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, फाइनली हम लिख सकते हैं, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो आपको पैरेलल नजर आ रहे हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं, ए बी एंड डी सी, ठीक है, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल। अच्छा, सिंस ओनली वन कर लेते हैं, दूसरे को बताने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंस ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, सो ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम। एक ही बता दिया है तो ऑफकोर्स इसका मतलब यही है कि दूसरा वाला नहीं है। सो ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम। तो इस तरह से ये हमने वेक्टर्स के थ्रू प्रूफ कर लिया, बहुत सिंपल है। अब इसी तरह से अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, एंड आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी आर द पॉइंट्स, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये तीनों ए बी सी जो तीनों पॉइंट्स हैं इनके पोजीशन वेक्टर्स हमें बताए हुए हैं, ठीक है। ए बी सी तीनों पॉइंट्स के तीनों पोजीशन वेक्टर्स ये हैं, ए बी और 2a - b रिस्पेक्टिवली। अच्छा, बता रहे हैं डी जो है एक और पॉइंट आया जिसने डिवाइड किया है ए सी को। तो पहले जरा मैं फिगर भी बनाऊं और आपको समझाती हूँ कि लेट्स सपोज ये हमारा ग्राफ है, ए सी हमारे पास एक वेक्टर है ए सी, ठीक है, ए सी वेक्टर है, डी पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए सी को, यानी ए सी डिवाइड हो रहा है डी पॉइंट से, किस रेशो में 2:3 में। तो अंदाजन मैं ये डी पॉइंट बना लेती हूँ उधर, और इसने डिवाइड किया 2:3 में, जो है किसने, ए सी वैक्टर को डी पॉइंट से डिवीजन हुई, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं ई डिवाइड कर रहा है बी डी को, यानी कि बी डेफिनेटली यहाँ कहीं होगा। तो बी से डी भी एक और हम वेक्टर बनाते हैं, बी टू डी। ये हमने एक और वेक्टर बनाया बी पॉइंट से डी पॉइंट तक।
बी डी वेक्टर को कौन डिवाइड कर रहा है? ई पॉइंट डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में? 4:1 में। यानी यहां से देखेंगे तो तकरीबन 4 हिस्से, यानी कि ये हो गया 4:1। ये इस पॉइंट को हमने क्या कहा? ई पॉइंट। सही है। 4:1 में बी से लेकर डी वेक्टर था जिसको ई पॉइंट ने डिवाइड किया। अब सवाल ये है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, यानी ई ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर, यानी कि आपको पता है पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं? ओरिजिन से जब हम इस वेक्टर को देखते हैं तो ई का जो है पोजीशन वेक्टर हमें बताना है यहाँ पर। ये हमारा टास्क है। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे वेक्टर्स हैं ए पॉइंट, बी और सी, उनके क्या क्या पोजीशन वेक्टर्स बताए हुए हैं। ए का जो है वेक्टर ए ही है और जो बी है उसका भी बी वेक्टर ही है और जो सी है उसका 2a - b है, 2a - b। ये तो तीनों हो गए। अच्छा, अभी सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, पहले डी को चेक करते हैं कि डी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा। चलें, तो पहले मैं निकाल रही हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अच्छा, पोजीशन वेक्टर डी का मैं देख रही हूं किसमें? ए सी की डिवीजन में। ठीक है, ऑफ ए सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इन ए सी, बल्कि चलें इन ए सी इज क्या बनेगा? डी स्मॉल लेटर में लिखेंगे हम। फॉर्मूला वही है जो आपको सिखाया था कैसे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पीछे भी बताया था। पोजीशन वेक्टर जब हमें कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला होता है MB + NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M + N। अच्छा, पोजीशन वेक्टर जो D है AC को डिवाइड तो कर रहा है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ D डिवाइड्स, रेशो तो बताया ही नहीं ना हमने, डिवाइड्स AC इन रेशो बताना ज़रूरी है। किस रेशो में कर रहा है? 2:3 में, क्योंकि अब हम उसको यूटिलाइज तो करेंगे ना रेशो को। 2:3 इज, ठीक है जनाब। तो मैं इसको ज़रा इरेज कर लेती हूँ। चलें, द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी डिवाइड्स AC इन 2:3 इज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में लिखा था AC जो है डी पॉइंट डिवाइड कर रहा था 2:3 में। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखें M और N हमारे जो हैं 2 और 3 काउंट होंगे यहाँ पे, और जो B और A वेक्टर हैं वो हमारा B वेक्टर का मतलब दूसरा वेक्टर कौन है? C, और A वेक्टर मतलब पहला, जो कि ऑफ कोर्स इधर भी A ही है। तो ये चीज़ का ज़रा जो है ख्याल रखिएगा लिखते वक्त। M का मतलब 2 और B का मतलब दूसरा वेक्टर कौन है? C वेक्टर लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको, फिलहाल अभी C ही लिखते हैं, बाद में लिख लेंगे वैल्यू। प्लस N क्या है हमारा? 3 है, और A का मतलब पहला वेक्टर, A वेक्टर हमारे पास यहाँ पे भी A ही है, डिवाइडेड बाय M + N यानी कि 2 + 3। ठीक है, अब जरा इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें। C और A वेक्टर्स की हमारे पास वैल्यूज दी हुई थी इन पॉइंट्स की, तो यहाँ से देखें तो 2C की क्या वैल्यू है? 2A - B, 2A वेक्टर माइनस B वेक्टर प्लस 3A वेक्टर ऑफ कोर्स A ही है, डिवाइडेड बाय 2 + 3 5। तो इस तरह देखते हैं क्या वैल्यू आई। 2 × 2 = 4A वेक्टर माइनस 2 × B प्लस 3A वेक्टर डिवाइडेड बाय 5। 4A + 3A ये क्या आ गया? 7A माइनस 2B डिवाइडेड बाय 5। जनाब ये तो आ गया डी वेक्टर का, डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन का था फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, अब जब मुझे ई का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो मुझे पता होना चाहिए बी का भी पोजीशन वेक्टर और डी का भी, इसीलिए ये सब हमने किया था। तो बी का तो ऑफकोर्स क्वेश्चन ने भी दे दिया था हमें, पोजीशन वेक्टर बी ही था, लेकिन डी का हमारे पास नहीं था। तो ये अभी जो इतनी मेहनत हमने की है ना, ये डी का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए की थी। अब हम आ सकते हैं अपने असल टास्क पे जो हमारा है ई का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का। तो अब हम जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ई पर। ठीक है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, ठीक है, जो कि डिवाइड कर रहा है, विच डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है? फिगर में भी आपको नजर आ रहा होगा बी डी को, क्वेश्चन भी बता रहा है जो कि डिवाइड कर रहा है बी डी को, विच डिवाइड्स बी डी, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? इन नहीं, बल्कि इसका रेशो अलग है, 4:1, इन 4:1 इज, चलें
ई की बारी है, तो अब ई का पोजीशन वेक्टर हम इसको स्मॉल ई से लिखते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन वाला। तो एम जो है हमारा क्या होगा यहाँ पे 4 और एन क्या होगा 1 होगा। तो एम की जगह हमने लिखा 4। अच्छा, बी का मतलब दूसरा वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर हमारे पास कौन है, दूसरा पॉइंट कौन है, डी है, तो डी लिख लें प्लस एन ए, एन मतलब 1, एन मतलब 1, और जो ए वेक्टर है हमारा यानी कि पहला वेक्टर की बात हो रही है, पहला वेक्टर कौन है, बी है, तो बी लिख लिया डिवाइडेड बाय एम प्लस एन यानी कि 4 + 1। ठीक है जी। चलें अब जरा देखें इसको, तो जी 4d, इधर देखें डी को अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 7a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय 5, 4d हो गया प्लस 1b, b का जो वैल्यू है पोजीशन वेक्टर वो b ही है, तो b ही लिख लिया डिवाइडेड बाय 4 + 1 5। ओके जनाब, अब क्या होगा इधर, ऑफ कोर्स आपको पता है मल्टीप्लिकेशन भी होगी और साथ साथ एलसीएम भी होगा क्योंकि फ्रैक्शन आ गई है। तो इसको अब जरा मैं नीचे कर लेती हूँ और इसको ऊपर ले आती हूँ। चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं सबसे पहले। तो 4 × 7 = 28a माइनस 4 × 2 = 8b, ठीक है, प्लस एलसीएम भी साथ साथ ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में इसके 5 है, इसके पास नहीं है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये बन जाएगा 5b डिवाइडेड बाय 5, और ये वाला जो डिवाइड था 5 से, इसको हम मल्टीप्लाई में करके लिख लेते हैं 1/5। सही है। चलें देखें बना 28 नहीं 28a, ए वाले कोई टर्म नहीं है तो 28a ऐसे ही आएगा, माइनस का 8b और प्लस का 5b, ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 3b डिवाइडेड बाय 5 × 5 = 25। तो जनाब ये आ गया, फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो ये आ गया आपका ई का पॉइंट ई का पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है जनाब, इजी है। अब फाइनली हम जा रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब इस एक्सरसाइज के। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 15, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, x is the midpoint of AB and y divides BC vector in 1:2। चलें इसको पहले ब्रेक भी करते जाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, तो मैं पैरेललोग्राम बनाने लगी हूँ। चलें यहाँ मैं एक पैरेललोग्राम बनाती हूँ, ये आ गया पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD। अच्छा, ABCD में से A को जो है ना मैंने ओरिजिन पे रख लिया है, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है, भले आप रखना ना भी चाहें तो भी इसमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप करें, सिर्फ हमें एक चीज़ शो करके दिखानी है यहाँ, वो वैसे भी हो जाएगी। तो अगर आप इसको भले ओरिजिन पे ना भी रखें, पैरेललोग्राम ABCD में x जो है मिड पॉइंट है AB वेक्टर का, तो A से लेकर B तक जो वेक्टर जा रहा है उसके मिड पे हमने एक पॉइंट मार्क करना है, x पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब देखें क्या कह रहा है, y डिवाइड कर रहा है BC वेक्टर को, BC ये मेरा दूसरा वेक्टर हो गया BC वेक्टर, y एक और पॉइंट आया जो इसने इसको डिवाइड किया किस रेशो में, 1:2 में, तो B से लेकर C तक हम यहाँ पर लगाते हैं एक पॉइंट y, और इसका रेशो भी अंदर लिख लेते हैं, जो रेशो है वो है 1:2 में इस y पॉइंट ने B से लेकर C वेक्टर को डिवाइड किया है। बात आ रही है समझ में, x जो है बिल्कुल मिड में है, यानी कि डिवीजन जो है बिल्कुल बराबर से हो रही है। अच्छा आगे चलते हैं, शो करना है कि अगर z डिवाइड कर रहा है dx को 6:1 में, dx कहाँ है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक वेक्टर बनाते हैं, ये dx है, d से लेकर x तक z पॉइंट डिवाइड कर रहा है, यानी एक इसमें z पॉइंट बनेगा इस वेक्टर पे, किस रेशो में, 6:1 में, यानी d से लेकर ज्यादा हिस्सा होगा, तो z यहाँ पे मैंने बना लिया z पॉइंट। अच्छा डिवीजन का रेशो क्या है, 6:1, 6:1 पे ये z पॉइंट ने डिवाइड किया dx वेक्टर को। ये कह रहे हैं अगर ये z पॉइंट इस वेक्टर को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है तो ये ऑल्सो ये डिवाइड कर रहा है a y वेक्टर को, यानी a से लेकर y वेक्टर
भी बना लेते हैं हम। ए से लेकर वाई वेक्टर को भी डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 3:4 में, यानी ये वाला जो रेशो है 3 रेशो होगा और ये वाला जो रेशो होगा 4। ये हमें साबित करके दिखाना है। बात आ रही है समझ में? चलें, ये मैंने आपका पूरा सबसे पहले इसका प्लॉट जो है आपका तैयार कर दिया है। अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। हमें शो करके क्या दिखाना है कि ये जो z वेक्टर है वो ना सिर्फ dx वेक्टर को गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बल्कि a वेक्टर को भी डिवाइड कर रहा है। यानी हम इन शॉर्ट ये बताएंगे कि जो z का पोजीशन वेक्टर है dx पर, वो वही है जो z का पोजीशन वेक्टर होगा ay के डिवीजन में। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों पोजीशन वेक्टर सेम होगा इसका मतलब जी हाँ, डिवीजन पॉइंट दोनों का सेम है और ये दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो पॉइंट्स हैं इनको बताएंगे कि हमने इनको कहाँ कहाँ लिया है। तो लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें से मैंने A को जैसा कि कहा मैंने ओरिजिन पे बना लिया है, विथ A एट ओरिजिन। ठीक है जनाब। अच्छा, तो अब इनके जो वो बनेंगे पोजीशन वेक्टर्स, वो क्या बनेंगे? देयर पोजीशन वेक्टर्स आर, देखें पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे। ए तो हमारा ओरिजिन पे है तो ऑफ कोर्स नल वेक्टर यानी कि 0 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर होगा। बी का जो है पोजीशन वेक्टर बी ही कहलाएगा। अच्छा, सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी जो है बी, सॉरी बल्कि बी, यहां से देखें तो बी का पोजीशन वेक्टर बी हो गया। ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी डी हो गया, ठीक है। लेकिन सी जो है इधर से देखें अगर आप, तो यहां से अगर मैं ये अपना डायगोनल ड्रॉ करूंगी तो जो सी जो है ओरिजिन तक आएगा तो किसको प्लस करवा के आएगा? तो वो किसको प्लस करवा के आएगा? ऑफ कोर्स वो इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को प्लस करवा के आएगा। यानी इस वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कौन है? बी का, बी पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको मैं यहां लिखती हूँ। देखें, जो बी पॉइंट है ओरिजिन से, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? बी। और जो डी पॉइंट है इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या बना? डी। अच्छा, ये डी है तो ये इस तरफ इसका, क्योंकि पैरेललोग्राम फिगर है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी डी ही काउंट होगा, समझ रहे हैं। और ये बी है तो यहां से ऊपर वाला भी हम इसको बी ही बोलेंगे। अच्छा, अब बात कर रही हूं मैं सी की। सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे बनेगा? तो देखें अगर आप, तो इसको अगर हम ओरिजिन से लेकर आएंगे तो आपको पता है इन दोनों को प्लस करवा के आएगा बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि बी वेक्टर और सी वेक्टर को ए से लेकर, यानी ओरिजिन से लेकर सी तक का जो वेक्टर है सी पॉइंट का, इसका पोजीशन वेक्टर आएगा। ये ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो सी जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा? बी और डी को प्लस करवा के आएगा। तो सारे पोजीशन वेक्टर्स आपने इस तरह बताने। अभी आपने बी का बताया, पहले आप सी का बताएंगे। सी का जो है क्या आएगा? जैसे कि मैंने बताया, बी और डी को प्लस करवा के आएगा। देयर पोजीशन वेक्टर्स आर, ऐसा करते हैं, अलग अलग बताते हैं। ये ए पॉइंट का हो गया, ठीक है, ये बी का हो गया। इसी तरह सी का कैसे आएगा? बी प्लस डी पोजीशन वेक्टर, और जो आखिरी रह गया आपका डी पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर तो डी ही रहेगा, ठीक है। चलें, ये हो गए चारों के पोजीशन वेक्टर्स। अब इस्तेमाल करते हैं हम अपना पोजीशन वेक्टर, जो हमारे ये वाले जो पॉइंट्स थे एक्स के, वाई के और जेड के, इनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर जो मिड पॉइंट है उसका देखते हैं, ए बी का, ठीक है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट एक्स, द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट एक्स ऑफ ए बी इज, पहले ए बी का जो मिड पॉइंट है एक्स, इसका पोजीशन वेक्टर देखें तो वो कैसे आएगा? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, देखें ऑफ कोर्स आपको पता है ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स को प्लस करवा के आएगा क्योंकि बी बिल्कुल सेंटर में है ये। तो ए का पोजीशन वेक्टर है 0 प्लस, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? यहां देखें, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? बी ही है, बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया बी अपॉन 2, बी वेक्टर अपॉन 2, ये हो गया एक्स का। अब देखते हैं जरा कि हमारा जो y है जो कि डिवाइड कर रहा है किसको? बी सी वेक्टर को। बी सी वेक्टर को जो y डिवाइड कर रहा है, इसका क्या पोजीशन वेक्टर बनता है इस पॉइंट का, ठीक है। तो अब हम सेकंड चीज, ये तो हमारी पहली चीज हो गई जो हमने x का देखा था। अब हम सेकेंडली देखेंगे y का पोजीशन वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर ऑफ
ऑफ y, ठीक है, विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड कर रहा है किसको, कौन से वेक्टर को डिवाइड कर रहा है, BC को, विच डिवाइड्स BC इन, और जो डिवीजन का रेशो है वो आपके क्वेश्चन में मेंशन था कि y डिवाइड कर रहा है BC को 1:2 में। मैंने यहाँ पे वैसे फिगर में भी लिखा था, वो शायद क्लियर नजर ना हो रहा हो, क्वेश्चन में देखें 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। चलें, तो इस तरह y का निकाला, फॉर्मूला वही रहेगा जो भी आपको मैंने बार बार बता रही हूँ। पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, r अगर कोई भी पोजीशन वेक्टर हो तो इक्वल होता है MB प्लस NA डिवाइडेड बाय M प्लस N, यानी AB अगर कोई वेक्टर है तो उसकी डिवीजन हो रही है जिस पॉइंट पे R पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से निकलता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे यहां पर। चलें, M जो है हमारा 1 है और B यानी कि दूसरे वेक्टर की बात हो रही है। दूसरा वेक्टर इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में कौन है, C है। तो C का पोजीशन वेक्टर ऊपर से देखते हैं, देखें क्या है, B प्लस D। तो C की जगह हम क्या रखेंगे, या तो ऐसा करें पहले C रख लेते हैं, चलें C बाद में रखते हैं, प्लस सेकेंड रेशो N जो है हमारा 2 है। इसके बाद पहला वेक्टर लेना है, तो पहला वेक्टर कौन है हमारा, A है। वैल्यूज अभी इनकी मैं रखवाती हूँ, डिवाइडेड बाय M प्लस N यानी कि 1 प्लस 2। चलें सब्सटीट्यूट करते हैं अब इनकी वैल्यूज। 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है C की जो वैल्यू है, इधर से देखें पोजीशन वेक्टर क्या है, B प्लस D, अच्छा, प्लस 2A। देखें A आपको यहां नजर आ रहा है क्या है, 0 था, 0 वेक्टर था, डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया इस तरह से B प्लस D वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 2 0 था, 0 हो जाएगा, ठीक है जनाब। चलें, ये तो हो गया। सॉरी एक यहाँ मिस्टेक हुई है, हमारा जो A वेक्टर था यानी जो पहला वेक्टर था वो मैंने यहाँ पर A ही लिख दिया है, बल्कि B वेक्टर था ना। चलें, B वेक्टर था वो हमारा जो पहला वेक्टर था, दूसरा वेक्टर C था और पहला वेक्टर B था। मैंने गलती से यहाँ फॉर्मूले में देखते हुए इसको A ही लिख दिया था। अच्छा, अब जरा B की वैल्यू दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, B वेक्टर ही है, तो B ही रहेगा। तो 2B प्लस B ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3B प्लस D डिवाइडेड बाय 3 जी। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर Y का पता चला है अभी आपको। अब आपने क्या देखना है, अब आपने देखना है Z का पोजीशन वेक्टर। पहले ये क्या कह रहे थे, शो करें अगर Z डिवाइड कर रहा है DX को 6:1 में, तो पहले तो इसको देखें, तो हम ये देखेंगे कि ये डिवाइड ये करेगा AY को भी 3:4 में। तो पहले हम देखते हैं कि Z जो डिवाइड कर रहा है DX को 6:1 में, उसका क्या पोजीशन वेक्टर बन रहा है। तो देखें Z डिवाइड कर रहा है DX को 6:1 में, इसका क्या पोजीशन वेक्टर आ रहा है। तो थर्ड नंबर पे मैं देख रही हूं द पोजीशन वेक्टर ऑफ Z, द पोजीशन वेक्टर ऑफ Z which divides किसको डिवाइड कर रहा है, DX को, DX इन, और रेशो क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, DX को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 6:1 में, इन 6:1 इज, चलें इसको ऊपर कर लेती हूँ। चलें, Z का पोजीशन वेक्टर है, स्मॉल z से लिखेंगे जी जनाब। फॉर्मूला वही है MB प्लस NA डिवाइडेड बाय M प्लस N। तो M जो है इस वक्त हमारा क्या है, 6 है। B जो है दूसरा वेक्टर की बात हो रही है, दूसरा वेक्टर हमारे पास कौन है, X प्लस N जो है दूसरा रेशो है 1, और A की बात हो रही है, A हमारा क्या है, D। यहां से आप देखा करें सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को, ठीक है, डिवाइडेड बाय M प्लस N यानी कि 6 + 1। चलें सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज को। 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा x का जो वेक्टर था इधर देखें B/2 था पोजीशन वेक्टर, तो 6 के साथ हमने रख दिया B वेक्टर अपॉन 2 यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर रख दिया, प्लस 1D, और जो D का पोजीशन वेक्टर था जरा इधर देखें तो हमने निकाला था, ऊपर कर लेती हूँ, कहाँ निकाला था, हाँ जी ये रहा, D का पोजीशन वेक्टर D ही है, तो ये हमने इसको D ही रख लिया।
डिवाइडेड बाय 6 + 1 7, तो 2 1 2, 2 3 6, 3b + d डिवाइडेड बाय 3b + d डिवाइडेड बाय 7। ये आया है जनाब z का पोजीशन वेक्टर, जिसमें z डिवाइड कर रहा है dx को 6:1 के रेशो में। इधर देखें, z ने डिवाइड किया dx को 6:1 के रेशो में। ये तो क्वेश्चन कह रहा था शो करें कि अगर ये करता है, तो ये तो जनाब हमने चेक कर लिया कि ये dx का जो है वेक्टर उसको z डिवाइड कर रहा है इस रेशो में, तो ये ऑल्सो डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा ay को भी 3 4 के रेशो में, यानी कि z का वो पॉइंट पोजीशन वेक्टर वही आना चाहिए। तो ये पता चलेगा हाँ ये भी उसको इस तरह से डिवाइड कर रहा है। तो अब हम जरा इसी को चेक करते हैं पोजीशन वेक्टर z को। नाउ वी फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ z which divides किसको डिवाइड करेगा? अब हम जो सेकेंडली चेक करने लगे ay को वेक्टर को इन 3 4 रेशो इज, देखें क्या इसका पोजीशन वेक्टर वही आता है जो ये वाला आया था हमारे, ठीक है, क्योंकि डिवीजन पॉइंट सेम है z का दोनों वेक्टर्स के लिए। इज इक्वल टू फॉर्मूला ये आपके सामने है, mb + na डिवाइडेड बाय m + n, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम पोजीशन वेक्टर का। तो m जो है इस वक्त हमारा क्या होगा 3 और n क्या होगा 4, तो m की वैल्यू 3 लिखी है। अच्छा, b मतलब दूसरा वेक्टर y की बात कर रहे हैं, तो y जो पॉइंट है इसका वेक्टर लिख लेते हैं प्लस n क्या है हमारा दूसरा रेशो 4, और a जो है हमारा a ही है इस वक्त, डिवाइडेड बाय m + n यानी कि 3 + 4। चलें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। y का पोजीशन वेक्टर देखें, यहाँ भी हमने निकाला था। y का पोजीशन क्या है वेक्टर 3b + d डिवाइडेड बाय 3, तो ये रखते हैं 3b + d डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 a वेक्टर 0 वेक्टर था, ये देखें a वेक्टर 0 वेक्टर था, हमने a पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट पे लिया था, तो 0 डिवाइडेड बाय 7, 3 से 3 कैंसिल, 4 0 0 हो जाएगा, और ये रह गया 3b + d डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए जनाब z ने जो ay को डिवाइड किया 3 4 के रेशो में, उसका पोजीशन वेक्टर भी वही आया है जो इसका आया था। यहाँ पे भी z ने जो डिवाइड किया था dx वेक्टर को 6:1 में, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स आ गए ना सेम, यानी कि जो z पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है किसको dx को भी और ay को भी, जो भी रेशियोज बताए गए हैं। तो हम लिख लेते हैं सिंस बोथ पोजीशन वेक्टर्स आर सेम, बोथ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ z are same, this shows कि z जो है वो डिवाइड कर रहा है dx को इन 6:1 एंड दूसरा कौन सा वेक्टर है हमारा देखें ay को, एंड ay इन 3:4। ठीक है जनाब, ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके जी, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। क्वेश्चंस जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था थोड़े से लॉजिकल हैं, थोड़े से लेंदी हैं, लेकिन आसान हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलें। और कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे जो है मोटिवेट करें। अच्छा, जो है अब बहुत मेहनत से खूब अच्छे से पढ़ें और अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।